तो आप लोग जब जीएसटी पे करते हैं तो कैसे पे करते हैं? यानी जीएसटी हम जब पे करते हैं, आप बी में बी, तो जीएसटी हम कैसे पे करते हैं? जीएसटी पे करने के लिए वी मस्ट हैव वैल्यू। वैल्यूज नहीं होगी तो जीएसटी कैसे पे करेंगे? तो वी नीड टू हैव अ वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी आपने सप्लाई किया हो, जो भी आपने रिसीव किया हो सप्लायर से, उसकी हमको चाहिए वैल्यू। समझो, एक बार वैल्यू मिल जाए देन वी अप्लाइड रेट ऑफ जीएसटी। फिर हम इस पे लगाते हैं रेट ऑफ जीएसटी। कभी 9% होता है, कभी 18% होता है, कभी 12% होता है, कभी 5% होता है, कभी 1% होता है। लेकिन 1%, 5%, 12% लगाएंगे किस पे? वी मस्ट हैव वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ना, ये सर, ये जो वैल्यू है ना, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? तो ये वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, ये एक क्वेश्चन है हमारा, है ना? तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? याद रखना, ऑलवेज ये होता ही है, मैं हर बार ये नहीं बोला करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको लिखना है थियरी में हर बार। लेकिन वैल्यू कौन सी होती है? दैट वैल्यू मस्ट बी अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर रहना पहले से ही। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ऑन विच वैल्यू जीएसटी इज चार्ज, ऑन विच वैल्यू जीएसटी इज अप्लाइड। तो कौन सी वैल्यू होती है? वो ट्रांजैक्शन वैल्यू, है ना? और यहां देखो रेट है ना? रेट ऑफ जीएसटी का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम जीएसटी पे करते हैं एज पर जीएसटी जो होता है ना, पेबल, ये नॉलेज के लिए है आपके, जीएसटी पेबल ऑन एड वैलोरम, एड वैलोरम बेसिस। जीएसटी इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या? जीएसटी पे करने के लिए ऑलवेज रेट देखा जाएगा, परसेंटेज लिए जाएंगे। जीएसटी कभी भी क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं पे करना होता है कि कितनी क्वांटिटी है, नहीं नहीं, हम उसकी वैल्यू देखेंगे। जीएसटी कभी भी लेंथ के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, साइज के बेसिस पे नहीं किया जाएगा। जीएसटी पे किया जाएगा वैल्यू बेसिस पे, और उसके लिए परसेंटेज काउंट किए जाएंगे। आप समझ रहे हो? जो पुराना टैक्स होता था ना, जो पुराने टैक्स की बात करूंगा, इंटरेस्टिंग है सुनना। पुराने टैक्स में क्या था? हम टैक्स लिया करते थे कभी कभी वैल्यू के बेसिस पे, कभी कभी क्वांटिटी के बेसिस पे, कभी कभी साइज के बेसिस पे, कभी कभी टन के बेसिस पे। एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल, जो चीजें महंगी होती थी ना, महंगी, वहां पे वैल्यू देखी जाती थी, क्योंकि जो चीजें महंगी होगी उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो टैक्स ज्यादा आएगा। और जो चीजें सस्ती होती थी ना, जैसे मैच बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स की कीमत कितनी? 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया। अब 2 रुपये में जीएसटी कितना लोगे? अगर 5 टका भी लगाओगे तो 10 पैसा मिलेगा। तो फिर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती थी, जो चीजें सस्ती होती थी ना उसमें क्वांटिटी बेसिस पर जीएसटी टैक्स लगाती थी, जीएसटी नहीं। कि एक मान लो 1000 मैच बॉक्स है, फॉर एग्जांपल 1000 मैच बॉक्स है, तो एक काम करो 50 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो टैक्स का। तो पहले जब टैक्स लगता था जीएसटी से पहले, कभी कभी क्वांटिटी के बेसिस पे लगता था, कभी कभी साइज के बेसिस पे, कभी कभी लेंथ के बेसिस पे, ये सब निकाल दिया। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, है ना, एड वैलोरम ड्यूटी। इसका मतलब क्या? जीएसटी पे किया जाएगा रेट के बेसिस पे, रेट लगेगा, परसेंटेज लगेंगे, परसेंटेज लगेंगे वैल्यू के, यानी वैल्यू पता होना चाहिए। गॉट इट? द मीनिंग ऑफ एड वैलोरम। चलिए, जीएसटी पे करना होता है वैल्यू के बेसिस पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये वैल्यू कुछ नहीं है, क्या है? ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है।
तो सर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है फिर? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब लिखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब वैल्यू एक्चुअली पेड और पेबल for supply of goods or services provided दो चीजें provided, both should not be a related person or a distinct person, and second, price must be the sole consideration. Price must be the sole consideration. ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या? ऐसी वैल्यू जो एक्चुअली आपने पे की है या पे करने वाले हैं। अगर आप बाय कर रहे हो तो, या आपने रिसीव की है या आप रिसीव करने वाले हो, अगर आपने सप्लाई किया है तो। समझ रहे हो ना ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है ना? पेयर देता है, रिसीवर लेता है। जो सप्लाई करेगा गुड सर्विसेज को, उसको पैसे आएंगे, सामने वाला पैसे देगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या? वो वैल्यू जो एक्चुअली आपने पे की है या पे करने वाले हैं, या एक्चुअली आपने रिसीव की है या रिसीव करने वाले हैं। प्रोवाइडेड, ये वैल्यू है ना कौन सी होनी चाहिए? दैट प्राइस मस्ट बी अ सोल कंसीडरेशन, सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। एंड बोथ शुड नॉट बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन, शुड नॉट बी both should not be a related person or a distinct person. Now, अब मुझे आप बताओ रिलेटेड पर्सन्स में कौन कौन आता है? बताओ जल्दी, आप में से कौन? फैमिली ओनर्स, एक दूसरे के ऑफिस में रिलेटेड पर्सन्स में कौन कौन आता था? डिस्टिंक्ट पर्सन में कौन कौन आता था? पता होना चाहिए, वीडियो देखा होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आता था, फिर भी नहीं 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 ना, आप तो फिर मेहनत ही नहीं कर रहे। रिलेटेड पर्सन से समझाया था कि रिलेटेड पर्सन से मैंने आपको समझाया था कौन कौन सा पर्सन वीडियो के अंदर है ना। तेरी कंपनी में मैं ऑफिसर, मेरी कंपनी में तू ऑफिसर, याद आया कि नहीं? है ना, लीगली पार्टनर्स। अरे पढ़ो पढ़ो, जीएसटी पढ़ रहे हो आप, लॉ पढ़ रहे हैं आप। एक बात बताओ, रिलेटेड पर्सन्स में डिस्टिंक्ट पर्सन में कंसीडरेशन कितना होता था? शेड्यूल कौन सा होता था? ये कौन सा शेड्यूल है? 7(1)(c). कौन सा? 7(1)(c). शेड्यूल 1। ये एक ही लड़की बोलेगी क्या? ये एक ही हर बार बोलेगी क्या? बाकी ये लोग कहाँ है? शेड्यूल 1 में क्लियर कट लिखा गया है कि शेड्यूल 1 इज अ डीम्ड सप्लाई। इसका मतलब क्या? सप्लाई इज डन, है ना, विदाउट कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऐसा मैंने बताया है। तो जब हम रिलेटेड पर्सन्स को सप्लाई करेंगे, रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करेंगे, तो वहां वैल्यू कहां से होगी? तो सर जीएसटी लगाएंगे कैसे?
इसीलिए कह रहे हैं ना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू रिलेटेड पर्सन्स में नहीं होती है, उसका ढूंढने का तरीका अलग होगा, ये नहीं होगा, इसका ढूंढने का तरीका हम अलग बताएंगे। गॉट इट? जब लिस्टिंग पर्सन का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन इन द सेम स्टेट, इन द डिफरेंट स्टेट, हैविंग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, तो वहां तो वैल्यू होती नहीं है, तो वैल्यू ढूंढेंगे कैसे? अरे उसका ढूंढने का तरीका अलग होगा, वहां ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ी होगी, उसको हम अलग तरीके से बताएंगे कैसे ढूंढने का, अभी नहीं बोल सकते। गॉट इट? प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड या पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइडेड प्राइस मस्ट बी अ सोल कंसीडरेशन। का मतलब क्या? प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। सोल का मतलब क्या? होल कंसीडरेशन होना चाहिए, होल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, पढ़ाने की कीमत कितनी, मान लो प्राइस कितनी 20,000, तूने मुझे 10,000 दिया कैश में और बाकी तूने 10,000 काइंड में दिया, तूने मेरा जॉब कर लिया 10,000 के लिए, तो वो 10,000 जो तू मुझे दे रहा है वो सोल कंसीडरेशन नहीं है, एक्चुअली द सोल कंसीडरेशन इज 20,000। तो 20,000 पे जीएसटी लगने वाला है। हेलो, समझ रहे हो? हाँ। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट दोनों रिलेटेड पर्संस नहीं होने चाहिए, एंड प्राइस मस्ट बी द सोल कंसीडरेशन। क्लियर? ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? सर ट्रांजैक्शन वैल्यू ढूंढते कैसे है सर? चलिए, क्या क्या प्लस करते माइनस करते लिखते जाओ इसके अंदर, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लिखते जाओ। प्राइस पेड, transaction value is nothing but price paid or payable, प्राइस पेड और पेएबल, इसका मतलब होता है ये। इसके अंदर क्या क्या आता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ले लो, उसमें कुछ चीजें प्लस कर दो, ये वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी, है ना? किस किस के प्लस करनी पड़ेगी, है ना? कोई भी फीस हो, फीस पे किया हो, या आपने कोई भी टैक्सेस पे किए हो, या कोई भी चार्जेस हो, तो इसके अंदर प्लस कर देना है। याद रखना टैक्सेस के अंदर, ये जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अदर देन सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, समझ में आया? ये टैक्स नहीं होने चाहिए, यूटीजीएसटी, ये सब टैक्स नहीं आने चाहिए। एक बात बताओ, हम गिन क्या रहे हैं? बताओ मुझको, हम क्या गिन रहे? सुनो, लिखना मत, सुनो। जब जब ये इसका टोटल हो जाएगा ना, हम कुछ चीजें प्लस करेंगे, समझो, कुछ चीजें क्या करने वाले इसमें से माइनस, फिर जो आएगा इसे हम क्या बोलेंगे? बताओ, बोलो। ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब वैल्यू बोलेंगे ना उसको, और उस पे क्या लगाने वाले हैं? जीएसटी का रेट ना। तो जीएसटी ढूंढने के लिए जीएसटी क्यों प्लस कर रहे हो? टैक्सेस, किसी भी प्रकार के टैक्सेस प्लस कर देना, लेकिन इसके अंदर जीएसटी के टैक्सेस नहीं आने चाहिए।
जीएसटी वाला टैक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीएसटी अभी ढूंढना बाकी है। तो सर और कौन सा टैक्स बाकी रहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ बाद में, आप पहले लिख दो। इतना मैंने आपको समझा दिया कि जीएसटी नहीं आता है। चलिए ऐड करेंगे इसके अंदर, और एक्सपेंसेस incurred by recipient on behalf of supplier, on behalf of supplier, ये यहां प्लस हो जाएगा। एड incidental expenses, like commission, और पैकिंग चार्जेस, वो भी प्लस हो जाएगा। एड इंटरेस्ट फीस, इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, वो भी प्लस हो जाएगा। एड डायरेक्ट सब्सिडी, मतलब मीन्स सब्सिडी डायरेक्टली linked with price, वो भी प्लस हो जाएगा। और लिखो यहां पे, और लमसम सब्सिडी नॉट एडेड इन प्राइस। इतनी चीजें प्लस होगी। में से लेस करोगे, लेस, अब ये चीजें माइनस होगी। डिस्काउंट अलाउड, बट डिस्काउंट अलाउड माइनस होगा, बट कंडीशन क्या है, फर्स्ट प्री सप्लाई डिस्काउंट होना चाहिए। प्री सप्लाई डिस्काउंट होना चाहिए, माइनस हो जाएगा। सेकंड, डिस्काउंट provided after the supply can also be allowed to be calculated if discount is established
in terms of pre-supply agreement between supplier and recipient. And second, input tax credit. Input tax credit reversed if discount allowed afterwards. ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के लिए ही था। डिस्काउंट क्या हो जाने वाला है इसमें से? माइनस। अब जो आएगा इसे हम बोलेंगे वैल्यू लास्ट में। चलिए, लिख दिया सबने? देखो, वैसे तो ऐसे पढ़ के 2-3 बार पढ़ के याद कर देना इजी है, लेकिन समझ में आ गया होगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जो चीज समझ में आ जाती है उसको याद नहीं करनी पड़ती, जो चीज नहीं समझ में आती है ना उसको याद करना पड़ता है। आप समझ रहे हो? तो इनमें से जो जो भी इजी पॉइंट है मैं आज समझा देता हूँ, जो हमारे टाइम में खत्म हो जाएगा। जो जो भी टफ है पॉइंट हम कल समझेंगे, जो इजी पॉइंट है पहले। हाँ, चलो यहां तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए, क्या बोलते हैं फिर? ये वाला इजी पॉइंट है। देखो क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहां ले लो आप। आपने जो भी खरीदा, आपने गुड्स खरीदा होगा ना, या आपने सर्विसेज बाय की होगी, उसकी वैल्यू तो होगी ना, कि नहीं होगी? हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल मैं बाय कर रहा हूं मशीन, है ना, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये है जापान। क्या है? जापान। जापान से मैंने क्या खरीदा? मशीन खरीदा। यस, तो मैं क्या बोलूंगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू, मैंने ये मशीन खरीदा फॉर एग्जाम्पल 1 CR में। हेलो, आपको समझना ही यहाँ पे ध्यान से, जो चीज जरूरी लगे वो लिख देना। एक मुझे बात बताओ, अगर मैं जापान से इंडिया में मशीन खरीदूंगा तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ेगा? हेलो, अरे यार, मैं जापान से चीज यहाँ खरीद रहा हूँ इंडिया में, तो गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ेगा? मुझे गवर्नमेंट को क्या देना होगा? बहुत बड़े दिखते हो यार आप लोग तो, लेकिन दिमाग थोड़ा छोटा है। अरे इंपोर्ट ड्यूटी देने की कि नहीं देने की? अगर फॉरेन कंट्री से कोई चीज खरीदते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की कि नहीं करने की? जीएसटी वीएसटी बाद में, फर्स्ट आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है कि नहीं? हेलो, हाँ बोलो। तो बाबा इसको हम बोलते हैं टैक्सीज। ड्यूटी इज नथिंग बट अ टैक्सीज ना, अलग अलग नाम से, टैक्स के अलग अलग नाम है भाई। ड्यूटी इज वन ऑफ द टैक्स।
ड्यूटी बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं, सेस बोलते हैं, ये सब टैक्सेस के नाम है। कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताओ। तो कस्टम ड्यूटी पहले यहाँ पे प्लस करेंगे। जो भी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसको पे करने का इधर, और उसको पे करने के बाद, उसको ऐड करने के बाद जो फिगर आएगी ना, उस पे जीएसटी लिया जाएगा। तू समझा क्या कह रहा हूं? 1 करोड़ में मैंने मशीन बाय किया और मैंने कस्टम ड्यूटी पे की 10%, 10 लाख रुपए। कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख पे जीएसटी लेंगे, आईजीएसटी चार्ज करने वाले, आईजीएसटी। तो ये हो गया ना, टैक्स पे टैक्स हो गया कि नहीं? पहले आपने कस्टम ड्यूटी प्लस किया और फिर आपने उस पर जीएसटी लगा लिया, तो देखो डबल टैक्सेशन हो गया। गवर्नमेंट एक तरफ से चिल्ला चिल्ला के बोलती कि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, और एक तरफ से अपने आप ही कर देती डबल टैक्सेशन। उसका भी रीजन है, ऐसा क्यों करते? उसका रीजन जानबूझ के नहीं करते। समझ में आया? टैक्सेस का मतलब कौन से टैक्सेस? ऐसे कोई भी टैक्सेस जीएसटी के अलावा है, वो सब प्लस कर दो। चल एक बात बता, ये तो हो गया टैक्सेस। ये मैंने मशीन खरीदा, मशीन कहां से खरीदा है? जापान से, है ना? तो एक बात बताओ, ये जो मशीन मैं जापान से खरीद रहा हूं, मुझे अपनी बड़ौदा में इस मशीन को फिट करना होगा ना। मशीन को तो फिट करना होता है, नहीं इंस्टॉल करना होता है कि नहीं करना होता? तो इंस्टॉलेशन के पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे सर। लगेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि 1 करोड़ के अंदर ऐड ही होता है। एक काम करो, 1 करोड़ के साथ सब कुछ, इंस्टॉलेशन फ्री। तो 1 करोड़ में, 1 करोड़ में इंस्टॉलेशन आ गया ना, यानी उसकी भी फीस आ गई ना, फिर जीएसटी लगाएंगे ना। पहले के वक्त में क्या होता था पता? पहले पहले जब नए नए एसी, यानी मैंने फर्स्ट टाइम एसी बाय किया था इन द ईयर 2000। कब? इन द ईयर 2000 मैंने अपने क्लास के लिए एसी बाय किया, कोचिंग क्लास के लिए। तो वहां क्या होता था कि एसी की कीमत फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए, समझना। फिर पूछते थे आपको कि आपको इंस्टॉल कराने का है। अबे कैसी बात कर रहे हो? तो क्या उसको पॉकेट में लेके घूमेंगे क्या उसको? हाँ, अगर आपको इंस्टॉल कराने का हो तो 15,000 एसी की कीमत प्लस इंस्टॉलेशन का हमारा चार्जेस होगा 1000, प्लस पाइपिंग का चार्जेस होगा, वायरिंग का चार्जेस होगा, वो 2000। हमारी फीस होगी 1000। देखो, तो इन लोगों ने एसी के भी पैसे लिए, फिटिंग के भी पैसे लिए, जो बंदा आके फिट करेगा उसका फीस के भी पैसे लिए, और उन सब पे लगाने का जीएसटी। अगर जापान से मैंने कोई मशीन खरीदा है और मुझे यहाँ पे इंस्टॉल कराने का है, मैं बोल मुझे इंस्टॉल कराने का, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, 10 लाख एक्स्ट्रा दे दो, इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैंने 1 करोड़ तो दिए प्लस इंस्टॉलेशन के भी दिए, और फिर लगेगा जीएसटी। इसकी प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा और फिर लगाया जाएगा जीएसटी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो दिस इज नथिंग बट अ फीस। और दूसरे कोई भी चार्जेस हो, दूसरे कोई भी चार्जेस हो, सर कौन से चार्जेस? इंश्योरेंस चार्जेस। मैंने गुड्स मंगाया है दिल्ली से बड़ौदा, रेलवे के थ्रू आएगा, लॉरी के थ्रू आएगा, ट्रक के थ्रू आएगा। सप्लायर क्या बोल रहा है? गुड्स का इतना, गुड्स के लिए इतना पे करने का, प्लस सर ये जो गुड्स आएगा ना आपके पास, इसके लिए मैंने इंश्योरेंस ले लिया है। रास्ते में अगर कुछ भी हो जाए ना माल को, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने इंश्योरेंस ले लिया है। तो ये इंश्योरेंस क्या करेंगे? बिल में प्लस कर देंगे, मेरे बिल में प्लस करेंगे, क्योंकि मुझे पे करना है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, उस पे लगाने वाले हैं जीएसटी। इसे बोलते हैं दूसरे कोई भी चार्जेस। क्लियर?
कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सब छोड़ा। ये तो हमको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इसलिए ऊपर से पढ़ना है फिर भी नहीं पढ़ते, बोलो ऊपर ऊपर से पढ़ना है फिर भी, डिटेल में तो जाना ही नहीं है जीएसटी की। तो ये हो गया ये वाला काम डन। फिर और एक चीज, 1 मिनट बाकी है, देखो ये समझा देता हूं। प्री सप्लाई डिस्काउंट, प्री सप्लाई डिस्काउंट का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, मीन्स, यहां लिखो, मीन्स discount given before or at the time of supply. Means discount given before or at the time of supply. क्लियर, इसका मतलब क्या, सुनो, आप मेरे पास आए, आपने पूछा ये कितने का, मैंने बोला एक इसकी चीज है 10,000 की प्राइस है, आपने बोला डिस्काउंट, मैंने कहा डिस्काउंट 10%। सप्लाई करने से पहले डिस्काउंट बोल दिया, या जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तब तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो डिस्काउंट की प्राइस इस कीमत में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और फिर जीएसटी लगाया जाएगा। डिस्काउंट माइनस करके जीएसटी लगाओ, जीएसटी लगा के माइनस नहीं करना है डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस करके जीएसटी लगाओगे, लेकिन जीएसटी प्लस करके डिस्काउंट नहीं कराना है, वो गलत हो जाता है ना। कल देखते हैं फिर बाकी, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूं और